नमस्कार, मैं हूं स्वाति चौरसे और आप सभी का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। आज मेरे साथ 1987 बैच के आईपीएस अफसर गुप्तेश्वर पांडे जी मौजूद हैं। गुप्तेश्वर पांडे बिहार पुलिस के डीजीपी हैं। यूं तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन दर्शकों को आपके बारे में हम बता देते हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी का जन्म बिहार के बक्सर जिले के छोटे से गांव गेरुआ में हुआ था, जहां ना बिजली थी, न सड़क थी, यानी कि मूलभूत सुविधाएं कुछ भी मौजूद नहीं थी। ऐसे में आपने एक उद्देश्य बनाया और उद्देश्य को पूरा करने की जिद ठान ली। सभी कठिनाइयों से जूझते हुए आपने पहले साल 1986 में आईआरएस की परीक्षा दी और परीक्षा पास करके आप आईआरएस अफसर बने। लेकिन आप इससे संतुष्ट नहीं थे, इसलिए आपने दोबारा परीक्षा देने का निश्चय किया और साल 1987 में बिहार कैडर के आईपीएस अफसर बने। गुप्तेश्वर जी एडीजी से लेकर डीजीपी के रूप में आपने बिहार प्रदेश में अपनी सेवाएं दी हैं। बिहार में शराब एक बड़ी समस्या थी। आपने शराबबंदी का अभियान में अहम भूमिका निभाई है। आपने नक्सल प्रभावित औरंगाबाद, जहानाबाद के साथ ही अरवल, बेगूसराय में आप एसपी के पद पर रहकर आपने वहां पे कार्यभार संभाला है। जो गुप्तेश्वर पांडे जी नालंदा में भी काम कर चुके हैं। आप मुंगेर और मुजफ्फरपुर रेंज के डीआईजी भी रह चुके हैं। सर, मुझे याद है, आपको मैं बता दूं, गोपालगंज में जब एक बच्चे के दोस्तों के साथ खेलते हुए पानी में डूबकर मौत हो गई थी और इस मामले को सांप्रदायिक रूप देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की गई थी, तब आप सामने आए थे और आपने मोर्चा संभाला था। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुप्तेश्वर पांडे जी हमारे साथ जुड़े। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। नमस्कार स्वाति। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही लेना चाहूंगी कि बिहार में चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ तैयारी है पुलिस डिपार्टमेंट की? चुनाव में हम लोगों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन बहुत स्पेसिफिक है, कोई वेग कुछ भी नहीं है। हमें मालूम है चुनाव में क्या करना होता है। हमें सिर्फ ईवीएम को पेट्रोल पार्टी के साथ बूथ पर पहुंचाना, सुरक्षित मतदान कराना, वापस उसको ईवीएम को वापस लाना, सिर्फ इतना ही नहीं करना होता है। चुनाव के पहले कुछ प्री इलेक्शन ड्रिल करने होते हैं। मतलब इलेक्शन कमीशन जैसे आचार संहिता लगती है तभी से उसकी मॉनिटरिंग करने लगता है। पूरे सूबे में कितने कुर्की वारंट लंबित हैं, उनका निष्पादन कैसे हो रहा है, उसका हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। असामाजिक तत्वों की सूची बनाते हैं, उसके खिलाफ निराधात्मक कार्रवाई करते हैं। जिन लोगों के द्वारा चुनाव में हिंसा या उपद्रव फैलाने की संभावना होती है, ऐसे लोगों की अलग सूची बनाते हैं, उन पर निरोधात्मक कार्रवाई या सीसीए के तहत कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा इलेक्शन से संबंधित, पिछले चुनाव से संबंधित जितने भी लंबित केस हैं उसका निष्पादन कराना होता है। तो ये सब, उसके अलावा अपराधियों पर नियंत्रण, अपराध पर नियंत्रण, विधि व्यवस्था का संधारण, अर्धसैनिक बल आते हैं और चुनाव के पहले ही आ जाते हैं और उनके सहयोग से पुलिस एरिया डोमिनेशन का काम करती है, चारों तरफ सुरक्षा का माहौल बनाने का काम शुरू करती है। तो ये सब मिलाकर के सारे काम करीब करीब शुरू हो चुके हैं। सैनिक बल की टुकड़ियां अभी नहीं आई हैं, लेकिन जो भी पुलिस हमारी उपलब्ध है, हमारी विशेष बल जो एसटीएफ है, उसके सहयोग से हम ये सारा काम कर रहे हैं। कुर्की जब्ती का निष्पादन से लेकर, केस का निष्पादन से लेकर, सामाजिक सूची बनाने से लेकर के क्राइम कंट्रोल, विधि व्यवस्था संधारण, सब काम में पुलिस लगी हुई है। और हमें पूरा विश्वास है बिहार में जो मतदान होंगे बिल्कुल शांतिपूर्ण और निष्पक्ष। सर, कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती होगी आपके लिए चुनाव को निपटाना और बिल्कुल सहजता से ये काम पूरा हो जाए, ये एक चुनौती होगी। स्वाति, ये सही बात है, चुनौती तो है, चुनौती पूरी दुनिया के लिए है। कोरोना तो एक ऐसी बीमारी थी, हम भूकंप जानते थे, हम बाढ़ जानते थे, प्राकृतिक आपदाओं में, भूकंप में कैसे हमें काम करना है, बाढ़ में कैसे काम करना है, इसका थोड़ा बहुत हमको प्रशिक्षण भी, माने हमारे बल को प्रशिक्षण भी दिया जाता है, प्रशिक्षण है, उसके लिए वो ट्रेंड भी है। लेकिन कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में दुनिया को नहीं पता था, तो पूरी दुनिया इससे तो तबाह है। तो वही भारत में, वही बिहार में, सब जगह। और कोरोना के दौरान होने वाला किसी भी सूबे का यह पहला चुनाव है, तो चुनौती है, लेकिन इस चुनौती से हम लोग बहुत सफलतापूर्वक निपटेंगे और बिहार पुलिस की एक नया अनुभव भी होगा। जैसे कोरोना के समय में बहुत नए नए अनुभव हुए हैं, हमारे लोग जो कोरोना को नहीं जानते थे, कोरोना को जाने, समझे और पूरा उसमें अब पूरी तरह से प्रशिक्षित भी हो चुके हैं। तो हम इस चुनौती को भी हैंडल कर लेंगे स्वाति, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि चुनाव तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है।
ये तो टल नहीं सकती, ये तो कराना है। अब कितनी खूबसूरती से, कितनी बारीकी से और कितने एहतियात लेते हुए हम इसको करा सके कि जान माल की क्षति न हो, कोरोना से किसी को नुकसान न हो, संक्रमण न हो, यही चुनौती हम करा लें। जी। सर, आपको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। माफिया जब आपका नाम सुनते एक दौर था कि तो उनमें खौफ दौड़ जाता था। स्वाति ऐसा है कि हमने जीवन में देखो कई जिलों में इसमें रहने का मौका मिला। जब हम पुलिस की सेवा में आए उस समय बिहार बटा हुआ नहीं था, झारखंड भी इसी का पार्ट था, तो कई जी। जगह पर काम किया, 8-10 जिलों में एसपी के रूप में काम किया। कुछ जिलों का आपने नाम गिनाया भी, मैं जमशेदपुर में भी एसपी रहा हूँ, रांची का सीनियर एसपी रहा हूँ, हजारीबाग का एसपी रहा हूँ, चतरा का एसपी रहा हूँ। ये सब जिले अब झारखंड में विभाजन के बाद चले गए। बिहार के जो जिले बचे उसमें औरंगाबाद का एसपी रहा हूँ, जहानाबाद का एसपी रहा हूँ, अरवल का एसपी रहा हूँ, अरवल जहानाबाद का ही पार्ट था, जी। बेगूसराय का एसपी रहा हूँ, नालंदा का एसपी रहा हूँ। तो जब तक एसपी रहा जिले में ही रहा, जी। डीआईजी जब तक रहा तब तक वो क्षेत्र में ही रहा, मतलब फील्ड में ही रहा। चाहे वो मुंगेर डीआईजी की बात हो या मुजफ्फरपुर डीआईजी की हो, जब तक आईजी रहा तो अधिकांश समय में क्षेत्र में ही रहा। एक आईजी को 10 जिलों का प्रभार होता है, मैं तो एक साथ दो जोन, मुजफ्फरपुर जोन, दरभंगा जोन, मतलब 20-20 जिले, मतलब आधा बिहार। 40 बिहार अगर जिले हैं तो उसमें 20 जिले को देखता था। जी। आधा बिहार को देखने का एक्सपीरियंस तो डीजी बनने के पहले ही हो चुका था। जी। मुझे बेगूसराय किसी जमाने में बहुत अपराध के नाम पर अपराध के मामले में शीर्ष पर था, जी। और बेगूसराय जिले के नाम से लोग डरा करते थे जी। और बहुत बड़े कुख्यात अपराधी हुआ करते थे। उसमें दूसरी पोस्टिंग थी, चतरा के बाद गया था, वहां 40 से अधिक पुलिस मुठभेड़ें हुई, एक से एक बड़े बड़े कुख्यात अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मार गिराए गए। और आंकड़ा देखिएगा क्राइम का, 73 से लेकर 95 तक का, तो देखिएगा रोड डकैती शून्य, बैंक डकैती शून्य, पेट्रोल पंप शून्य, फिरौती के लिए अपहरण शून्य, गैंगवार शून्य। मतलब एक बड़ा देख करके दिल को सुकून मिलता है कि ऐसा माहौल था। ये सब बेगूसराय की जनता के सहयोग से हुआ। जी। तो वो सब तो अलग पहलू है। अपराधी से निपटने के मामले में शुरू से कठोर रहा हूँ, और इससे मेरी पहचान भी बनी है इस वक्त, और जी। लोगों को बहुत राहत भी मिला है। सर, आपने अब जैसे बताएं बेगूसराय में बहुत अपराध था, आपने काफी हद तक कंट्रोल किया था। ना केवल बेगूसराय बल्कि बाकी जिलों में भी आप जब वहां पर थे तो क्राइम रेट काफी हद तक कम हो गया था। हाँ स्वाति, मैंने बताया आपको, जैसे बेगूसराय का देखिए, हम्म। जहानाबाद में उस दिन मेरी पदस्थापना हुई जिस दिन हम्म। जहानाबाद के, अभी अरवल जिला अलग हो गया, वो जहानाबाद का पार्ट था। वहां अय्यारा नामक गांव में 13 लोगों का जनसंहार हुआ था जी। नक्सलियों के द्वारा। उस समय मेरी वहां पदस्थापना हुई, उसी दिन हम्म। नरसंहार के 2 घंटे के बाद, और वहां 1 साल मुझे रहने का मौका मिला। हम्म। और नक्सल से प्रभावित पूरा मगध प्रमंडल था, आज भी है। और जहानाबाद का एक तरह से हृदय स्थली है, गढ़ है। देखिए, आपको आश्चर्य होगा कि बिना स्कॉट के और बिना पायलट के, केवल अपने अंगरक्षक के साथ में, जिप्सी होती थी तब इसमें पास, केवल मैं रात भर और दिन भर घूमता रहता था, हर गांव में, सोस्तों गांव में, दलितों गांव में, वंचितों के गांव में, और हर जात हर समाज के गांव में, हर जगह निर्भीक रात दिन 24 घंटे तक मैं जी। दौड़ता ही रहता था। और मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई, सबका प्यार मिला, हर जात का, हर समाज का, जी। और गरीबों का, सुस्तों का, बच्चों का, सबका प्यार मिला, सबका सहयोग मिला। और जहानाबाद में मेरे जाने के बाद से वो नरसंहार का जो सिलसिला, लैंड ऑफ मैसेकर कहा जाता है जहानाबाद को, मैं समझता हूँ 50 से अधिक जहानाबाद में ये इस तरह की घटनाएं हुई होंगी, आपसी हिंसा में मारे जाने की, नक्सलियों के और प्रतिरोधी उनके जो दूसरी ताकतें, उनके बीच की लड़ाई में, नक्सलियों की आपसी लड़ाई में, तो वो सब नरसंहार का सिलसिला एकदम थम गया था। तो जी। वो सब जनता के सहयोग से ही हुआ था, और मुझे बड़ा इसका संतोष होता है। मैं जो सोचता हूँ, बहुत संतोष होता है कि लोगों का इतना प्यार और सहयोग नहीं मिलता तो मुझे इतनी कामयाबी भी नहीं मिलती। जी। स्वाति, सर, ये बड़ी बात है। आप कह रहे हैं कि आपको जनता का सहयोग मिल रहा था और आप अपना ही नहीं सिर्फ ये क्रेडिट रख रहे हैं, आप जनता को भी क्रेडिट दे रहे हैं। मुझे आज भी याद है, अभी कुछ समय पहले की ही बात है, जब गोपालगंज में एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए नदी में डूब गया था और फिर उस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई थी। तब आप मैदान में उतरे और आपने वहां पर जाकर के बाहर संभाला था, और जिस तरह से आपने पूरी उस जो वारदात हुई थी उसको, उसकी जो असलियत थी, उस सामने रखी, नदी में अभी आप उतर गए थे।
स्वाति क्या करता मैं, अब देखो एक ऐसी झूठी भ्रामक कहीं से खबर चल गई जी। कि गांव में मुस्लिमों की ने मस्जिद में एक हिंदू लड़के की बलि दे दी है। अब देखो उस गांव में न कोई मस्जिद है, न कोई बलि देने वाली बात हुई है। 4 बच्चे हैं, 3 मुस्लिम का है, 1 हिंदू का है, चारों दोस्त हैं, साथ खेलते हैं, खाते हैं, चारों जाते हैं नदी में नहाने, एक बच्चा डूब जाता है और उसके बाद में हंगामा होता है और स्टोरी बनाई जाती है कि नरबली दे दी गई हिंदू बालक हम्म। को। तो ये इतनी अफवाह तेजी से फैलती है कि लगता है कि पूरा सूबा हम्म। सांप्रदायिक आग में झुलस जाएगा। एसपी जाते हैं, खंडन करते हैं, डीआईजी जाते हैं, खंडन करते हैं, जनता पर कोई असर नहीं पड़ता है और हम्म। अफवाह एकदम फैलती ही जाती है और हम्म। चारों तरफ सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे मोर्चा संभालना होता है। मैं जाता हूँ वो पानी में जहाँ डूबने की बात है, नदी में मैं 42 मिनट तक हाँ, मैं दौड़ करके जी। और डूब डूब करके और पानी का अंदाजा लेता हूँ जी। उस वादी के सामने उसकी उपस्थिति में। और वहां से मैं पूरी तरह से अनुसंधान करके 2 घंटे के अंदर मामले को स्पष्ट कर देता हूँ कि यहाँ कोई नरबली की घटना नहीं हुई, कोई सांप्रदायिक मामला ही नहीं है, बेकार की एक खबर चलाई गई है। और दूसरे दिन से पूरी तरह से पूरे सूबे में जो सांप्रदायिक माहौल फैल रहा था, अफवाहें फैल रही थी, पूरी तरह से थम जाती है। तो सूबे जी। को बचाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए, आम लोगों की हिफाजत के लिए ये करना पड़ता है। मैंने किया और उसका नतीजा हुआ, दूसरे दिन से शांति हो गई, अफवाहों को विराम लग गया। ये तो मैं जीवन भर करता रहा हूँ। जहां भी सांप्रदायिक तनाव की स्थिति होती रही है, सरकार मुझे ही भेजती है, चाहे कि वो बेतिया हो या वो सीतामढ़ी हो या मुजफ्फरपुर हो या छपरा हो या मोतिहारी हो या मोतिहारी का तुरकोलिया हो, सुगौली हो या दरभंगा हो। जब जब सूबे में जहां भी गंभीर सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हुई है, जी। तो सरकारें कोई भी रही हूँ, सरकार हमको भेजती रही है और मैं जा करके लोग, ये भी लोगों के प्यार और आशीर्वाद से ही हुआ है। हिंदू हो तब, मुसलमान हो तब, हर कौम के, हर जात के, हर वर्ग के लोग जी। हमको अपना आशीर्वाद और प्यार देते रहे हैं। तो जीवन में मैंने कभी न लाठी चलाई, न गोली चलाई, केवल लोगों को समझा करके और लोगों को हाथ जोड़ करके बड़े बड़े वारदात को होने से बचाया है। तो जी। ये सोचकर अब काफी संतोष मिलता है हमको, स्वाति। जी सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लोगों के बीच आप जाते हैं, शायद इसीलिए लोग आपको इतना पसंद करते हैं। और एक बार फिर से सर, बिहार में जो अभी मामले चल रहे हैं लगातार, चाहे हम बाढ़ की बात करें उस पर भी आएंगे, लेकिन हाल ही में जो एक मामला था सुशांत की हत्या का, उस पर आपने अपनी बात बेहद मुखरता से रखी और कहीं ना कहीं आप प्रोएक्टिव थे और इसीलिए सीबीआई जांच भी अंत में होने लगी। तो बड़ा सीधी सी बात है। कई जगह पर तरह से मैं कई चैनल पर ये बात अपनी कर चुका हूँ। उस बात को बार बार दोहराना भी अच्छा नहीं लगता। जी। सिंपल सी बात है, बिहार का बेटा है और भारत का वो बेटा बन चुका है। 34 साल उम्र है, जीवन में सक्सेसफुल है, उस पर नाम है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है। मुंबई में रहता है और अचानक हंसते खेलते, हमेशा मुस्कुराते हुए नौजवान के आत्महत्या करने की सूचना मिलती है। पूरा हम्म। बिहार स्तब्ध हो जाता है, पूरे देश में शोक की लहर फैल जाती है और हम्म। 14 जून को घटना होती है, 20 तक ये समाचार समाप्त। कहीं हम्म। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई न्यूज नहीं, कहीं प्रिंट मीडिया में कोई न्यूज नहीं, ये मामला ही पूरी तरह से खत्म हो जाता है। हम्म। उसका बीमार बूढ़ा बेचारा बाप जो 74 साल का है, पटना में रहता है, वो आकर के 1 महीने 1.5 महीने के बाद मुंबई पुलिस की जांच से असंतुष्ट होकर के एक प्राथमिकी के लिए आवेदन करता है और कहता है कि हमें शक है और हमें पूरा विश्वास है, रादर वो विश्वास कहता है कि हमारे पुत्र की ये जो आत्महत्या बताई जा रही है, इसके पीछे इन इन लोगों का हाथ है। तो 6 हम्म। आदमी को प्राथमिकी ठीक। का ठीक। नामजद अभियुक्त बनाता है, जिसमें क्रिया चक्रवर्ती जी हैं, 5 अन्य हैं। अब वो जब लिख करके देता है, मैंने एफआईआर करने का आदेश दे दिया, एफआईआर हो जाता है हम्म। और 25 जुलाई को ये होता है और 27 जुलाई को हमारी पुलिस की टीम, 4 लोगों की टीम पहुंच जाती है हम्म। मुंबई जांच करने। अब वहां से न्यूज बनना शुरू होता है, वहां पूरी दुनिया को वहां से पता चलने लगता है कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है। हम्म। मुंबई पुलिस जिस तरह उनका असहयोग करती है, जिस तरह उनका विरोध करती है, जिस तरह से उनको अपमानित करती है, वो सब कहानी पूरी दुनिया हम्म। देखती है, उसके दौरान कोई फायदा नहीं। हम्म। बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, बेटर लाइजनिंग के लिए एक आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी को भेजता हूँ, तो उसके साथ भी वैसे ही व्यवहार हम्म। होता है। मुझे रात्रि में जाकर साइन कर देते हैं। पूरी दुनिया में, पूरे देश में इसको लेकर के बड़ा आक्रोश होता है और लोगों को वहाँ बहुत संदेह गहरा होने लगता है कि जरूर कुछ बात है ठीक। जिसको मुंबई पुलिस जी छुपा रही सर। है। तो इस तरह के माहौल में, इस तरह की परिस्थिति में जो बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार होता है बिहार पुलिस
साथ तो मुझे मोर्चा खोलना पड़ता है, सामने आना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, मामला अदालत में जाता है और अदालत में जाने के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत में जाता है। मैं नहीं ले जाता हूँ, जी। वही लोग ले जाते हैं जो अभियुक्त, वही लोग ले जाते हैं जो कल तक कहते थे कि सीबीआई ही जांच करे और बिहार पुलिस जाती है तो डर के बच जाते हैं, छुप जाते हैं। और जब सीबीआई को जांच चली जाती है तो उसके बाद वही लोग जाकर कहते हैं नहीं नहीं सीबीआई नहीं, बिहार पुलिस नहीं, मुंबई पुलिस ही जांच करे। तो जी। कुल मिलाकर के लोगों को लगने लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। ठीक है। तो संदेह का घेरा जो था वो बहुत जी। गहरा होता चला जाता है। जी। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, वो जजमेंट हमारे पक्ष में आता है तो बात जी। साबित हो गई, हमने कोई हाँ। गलत काम नहीं किया, हमने जो जी। किया वो कॉन्स्टिट्यूशनल था, संवैधानिक था, बिल्कुल सर, सही इसी था, से जुड़ा हमारा हुआ केस मेरा एक करना भी गलत छोटा-सा नहीं था। सवाल है। सर, बीच में आपको रोकूँगी, माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है। खुश हैं सर? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं बिहार पुलिस के हक में ये फैसला दिया कि सीबीआई जाँच होनी चाहिए। क्यों नहीं सीबीआई जाँच हो, और बिहार पुलिस ने जो कंप्लेंट लॉन्च की थी उसको भी सही ठहराया। खुश हैं सर आप? और दूसरी बात, इमोशनल कनेक्ट है आपका कहीं न कहीं सुशांत के साथ जो हुआ और उनके परिवार वालों के साथ? पूरे देश की जनता से पूछो, कौन खुश नहीं है? देश की सबसे जो बड़ी अदालत ने फैसला दिया उससे कौन खुश नहीं है? तुम बताओ साथ में। जी। पूरा देश खुश है। जी। लोग जानते थे, चाहते थे, कम से कम मौत के रहस्य पर से पर्दा उठे, सच्चाई क्या है। तो जी। उपाय क्या था? बिहार पुलिस को वो करने नहीं देते, उन पर अब किसी को विश्वास नहीं रह गया, तो तीसरी कौन एजेंसी करती है? हमारे पास तो वही टूल है, जी। सीबीआई। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को दे दिया, तो सीबीआई जांच कर रही है, सब लोग खुश हैं। तो मैं भी खुश हूँ, मुझे खुश होने का हक है क्योंकि मैंने लड़ाई लड़ी बिल्कुल, बिल्कुल, और मुखरता गालियां से सुन आपने अपनी करके बात लड़ी, रखी थी। अपमान सह करके लड़ा। जी, जिस तो तरह लड़ा, से जब फैसला हमारे पक्ष में आया तो हमको खुशी तो है, जी। सर, कहीं न लेकिन कहीं हमारी नियत किसी को परेशान करना थोड़ी है। सर, कहीं न कहीं ये देखने को मिला था कि जब ये पूरा मामला हुआ, आपके अफ़सर मुंबई पहुँचे, लेकिन वहाँ पे जिस तरह से सिस्टमैटिकली चीज़ें चलनी चाहिए थी, नहीं चली। तो बिहार पुलिस बनाम महाराष्ट्र पुलिस, कहीं न कहीं टकराव भी देखने को मिल रहा था। नहीं बनाना चाहते थे हम, शुरू से ही बोलते रहे ये बिहार पुलिस बनाम महाराष्ट्र पुलिस नहीं है, ये बिहार बनाम महाराष्ट्र भी नहीं, जी। क्योंकि अब इसको बनाया किसने? हम कह रहे हैं कि हमारे ऑफिसर के साथ आप मिसबिहेव कर रहे हैं। जी। तो पहले तो सुशांत के तथाकथित आत्महत्या की जब सूचना मिली तो सबसे पहले तो उसके पिता के घर में गया। उस दिन तो किसी को नहीं मालूम था कि इस मुकदमे में इतना ट्विस्ट है, जी। सब लोग यही मानकर चल रहे थे कि आत्महत्या ही है। तो मैं उस दिन गया और मैं उसी दिन पुलिस कमिश्नर को मैंने फोन किया, फोन उन्होंने नहीं लिया, मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने, मैंने उनको एसएमएस किया, वो भी उन्होंने नहीं लिया। फिर तो बात ही नहीं किया, 1 महीना बीत गया, 1.5 महीना बीत गया, जब एफआईआर हुआ, हमारे ऑफिसर गए, उनके साथ बदसलूकी होने लगी, तब भी मैंने मुंबई पुलिस का बचाव ही किया। लेकिन जब हमारे आईपीएस ऑफिसर को उन्होंने मध्य रात्रि में जाकर क्वारंटीन कर दिया बीएमसी के लोगों ने, तो उस समय वहां के डीजीपी साहब को मैंने एसएमएस किया, मैंने फोन करने की बात करने की कोशिश की, उन्होंने फोन लेना बंद कर दिया, एसएमएस का रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने अपने अपर सचिव गृह से जो हमारे मित्र हैं बिहार के, उनको कहा कि आप अपने काउंटर पार्ट अपर सचिव, मुख्य सचिव गृह से बात कीजिए महाराष्ट्र में, भाई ये क्या हो रहा है, तो गलत है। लेकिन वहां के अपर मुख्य सचिव गृह ने हमारे अपर मुख्य गृह सचिव का रिस्पांस नहीं लिया, एसएमएस का, फोन का, तो पूरी तरह से कम्युनिकेशन गैप हो गया। और धीरे 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 ये बिहार पुलिस बनाम मुंबई पुलिस होने लगा। कुछ लोग तो इसको बिहार बनाम महाराष्ट्र भी बनाने लगे, बिल्कुल। लेकिन महाराष्ट्र की भी आम आवाम से आप पूछिएगा तो सबकी सहानुभूति वो है, वो केवल सुशांत के साथ है, न कि रिया चक्रवर्ती या किसी अभियुक्त के साथ, जो बनाए गए अभियुक्त के साथ। और हम तो केवल मुंबई पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे, बीएमसी की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। हम महाराष्ट्र की जनता से थोड़े हमारे कोई लड़ाई है, ठीक है, वो तो हमारे भाई हैं, शिवाजी के संतान हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। तो पूरी जनता, तो चाहे बिहार की हो चाहे महाराष्ट्र की हो, सब हम एक हैं, पूरा देश एक है। तो हम तो कुछ अधिकारियों के व्यवहार के खिलाफ लड़ रहे थे, दुर्व्यवहार के खिलाफ लड़ रहे थे, जिस तरह से आचरण कर रहे थे उसके खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये कभी भी महाराष्ट्र और बिहार की लड़ाई नहीं थी। हाँ, ये बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की लड़ाई के रूप में इस तब्दील जरूर हो गई, क्योंकि बिहार पुलिस ने इसको अपना अपमान समझा जो मुंबई पुलिस। बिल्कुल।
हम तब मुखर हुए और बोलने लगे, जी तो लोगों की संवेदना भी जुड़ती गई और पूरे जी बिहार की संवेदना भी जुड़ती गई बिहार जी पुलिस के साथ। हमारे पुलिस के हम्म साथ ऐसा क्यों व्यवहार हो रहा है? लेकिन महाराष्ट्र के लोग इससे खुश थोड़े हुए। हम्म मुंबई पुलिस ने जिस तरह से व्यवहार किया बिहार पुलिस का, जी उसकी निंदा महाराष्ट्र के लोग भी करते हैं। इनको तो बहुत होना है महाराष्ट्र मराठी भाइयों के, हम्म गरीब मजदूरों वालों के, टैक्सी वालों के, और भी ठीक है जिनको मैं जानता हूं मुंबई, बहुत ठीक है सारे। और ठीक है ऑफ द रिकॉर्ड तो बड़े बड़े लोग जी जो अदरवाइज मुंबई पुलिस के पक्ष में, वो फोन जी करके बोलते थे जी बहुत बचकानी हरकत कर रहे हैं ये लोग, बहुत गलत कर रहे हैं जी ये। वो सब मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है लेकिन ये देखने की बात है कि ऐसा क्यों करना। भाई आप हमको इन्वेस्टिगेशन नहीं करना देना चाहते, कोई बिल्कुल बात नहीं, हमारे ऑफिसर को बुलाते बोलते हम आपको नहीं इन्वेस्टिगेशन करने, हाँ वापस जाइए। ठीक है हम कोर्ट में जाते, कोई कानूनी रास्ता ठीक तलाश करके फिर आते। सर रिया पे क्या देखिए आप बोलेंगे इस तरह से जी जी सर जी रिया पे क्या बोलेंगे आप रिया ने जिस तरीके से यह टिप्पणी की थी और उसके बाद आपने उनको अरे जवाब भाई, दिया हम था तो हर नारी का सम्मान करते हैं, वो भी नारी शक्ति है, उनका भी सम्मान ही है मेरे मन में। मेरे मन में ठीक किसी है के लिए अपमान का भाव नहीं है, और हाँ मेरी कोई रिया जी से व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी ही है, जी हमारा कुछ नहीं है। लेकिन हमारा कहना यह है कि आप तो अपने व्यवहार और आचरण से संदिग्ध के घेरे में आ गए। ठीक आप जब नाम आता है, चर्चा ठीक चलती है है, तो आप इमोशनल होकर ठीक सर ट्वीट कर देती हैं ठीक है सर कि बिहार भारत सरकार के गृह चलिए मंत्री से कि सीबीआई ठीक को है सर केस वो दे दिया बात हो जाए। गई थी अब वो बिहार पुलिस जाती है तो बिहार हाँ पुलिस के सामने नहीं आती हैं, सीबीआई को ठीक केस चला जाता है तो सुप्रीम ठीक कोर्ट चली जाती हैं कि हम्म नहीं 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 नहीं, बिहार पुलिस नहीं, सीबीआई नहीं, मुंबई पुलिस ही जी करे। ये और सत्यमेव जयते कर करके वीडियो आप बना करके हाँ डालती हैं, और बाद में पता चलता है ठीक है कि सर जो ड्रग का सिंडिकेट है उसकी आप एक्टिव मेंबर है। ठीक तो हमने मुकदमा नहीं किया होता तो आज रिया चक्रवर्ती जेल बिल्कुल कैसे सही बात जाती है हैं, सर जिस और तरीके से ड्रग से आप उनका सामने कनेक्शन आए कैसे आपने पता आकर चलता के है। सारी बातें रखी और उसके बाद ही कहीं ना कहीं लोगों को भी मिला और पूरे देश से ही नहीं विश्व भर से सुशांत के केस में सबने सपोर्ट किया और सीबीआई ने आखिरकार फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार फैसला दिया कि सीबीआई अब जांच करेगी। ये तो हो गई सर सुशांत की बात। अब सर हम आ जाते हैं कुछ चीज़ें जो आपसे जुड़ी हुई हैं। 2009 में सर आपने इस्तीफा दिया था और उसके बाद दोबारा आपने ज्वाइनिंग की, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैंने इस्तीफा दिया था, मैंने ज्वाइन किया, इसके बारे में आप क्या जानना चाहती हैं? हमने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया था, अपनी मर्जी से, सरकार ने या सरकार ने हमको वापस ले लिया। जो कुछ हुआ बिल्कुल विधि सम्मत हुआ, उसमें गैर कानूनी कुछ भी नहीं। इसमें क्या इंटरेस्ट है और क्या इसमें रहस्य है और क्या इसमें आपके सवाल हैं? क्या आप जानना चाहती हैं? कुछ पूछें दिल खोल करके, तो हम दिल खोल करके आपको जवाब भी दे दें स्वाति। ठीक है सर बस यही जानना चाहती, मुझे लगा था कि कहीं मैंने पढ़ा था कि आप थोड़ा सा चुनाव की तरफ भी आपका रुझान है, तो शायद हो सकता है कि आप चुनाव भी लड़ें। बहरहाल आप अब मैं आपसे जानना देखिए चाहूँ। स्वाति, एक बात सुनो सुनो जी सुनो, एक बात सुनो। जी मैं अभी डीजीपी हूँ। जी पहली बात तो है कि जब तक मैं पुलिस में हूँ, जी जिस दिन नौकरी ज्वाइन किया, आज तक किसी भी दल, जी हमेशा सत्ता में एक सत्तारूढ़ दल होता है, एक विपक्ष दल होता है, छोटे छोटे और भी हर प्रांत में 10, 5, 20, 25 दल होते हैं। ठीक है जी किसी भी पार्टी के, मैं रिपीट करता हूँ, एक एक शब्द को ध्यान ठीक सुनिए, है 34 साल की नौकरी में किसी भी पार्टी के किसी भी स्तर के नेता ने, गांव स्तर का हो, ब्लॉक स्तर का हो, जिला ठीक है स्तर का हो, राज्य स्तर का हो या राष्ट्र स्तर का हो, जी किसी भी स्तर के नेता ने मुझ पर कभी भी 34 साल के करियर में ये कभी आरोप नहीं लगाया कि बिहार के 34 साल की अवधि में जितने भी चुनाव हुए उसमें कभी मैंने किसी को फायदा या नुकसान पहुंचाने की कोशिश। जी चलिए ठीक है किसी सर भी पार्टी के नेता जी ने, चाहे वो छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, आज तक ये नहीं कहा हाँ कि कोई नेता हमसे मिलने आया, उससे हम्म नहीं मिला या उसका मैंने ठीक सम्मान नहीं किया या उसकी नहीं सर जायज ये तो बात बात को कोई नहीं कह ही माना, नहीं सकता कि उसकी बात आप को नहीं कभी भी सुना। किसी मेरी के बात सुनो, जी सवाल है स्वाति, सुनो मेरी जी बात। जी जी कोई नहीं कह सकता है कि बिल्कुल नहीं मैंने कहा। मैंने कोई भी राजनैतिक भावना से प्रेरित होकर के 34 साल के सेवा अवधि में कोई काम नहीं किया। बिल्कुल अब ये जो लोग पूछते हैं कि आपका राजनीति में आने का इरादा है क्या, चुनाव लड़ने का इरादा है क्या, तो मैं थक गया हूं उसका जवाब दे देते। मेरे एक बात का जवाब दो, आप पढ़े लिखे हो, पत्रकार हो, कि अगर कोई सेवा के बाद अगर कोई राजनीति में जाना चाहता है, तो ये बताओ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनैतिक है, गैर कानूनी है या अनइथिकल है? क्या है बताओ? मैं ये तो क्या गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, मैं तो सर अनैतिक है?
मैं नहीं, जवाब बहुत देती लोग हूँ सर जाते इसका। हैं मैं सरकारी जवाब जगह के देना साथ, चाहूंगी आज भी सर। हमारे बहुत लोग हैं केंद्र में। सर मैं आपको जवाब तो देना जब चाहूंगी जाना होगा इसका। राजनीति में तो जाएंगे, चोरी सर छुपे क्यों जाएंगे? मेरा आपको जवाब बोल कर सुनिए। जाएंगे, आपको फोन करके जाएंगे सर कि मेरा स्वाति मैं जवाब जा रहा सुनिए। हूँ, मेरा मेरे जवाब सुनिए। कैंपेनिंग में आ जाना। मैं सर ये मैं सब फालतू सवाल हैं नहीं स्वाति। सर, अगर आप मेरा बोलिए जवाब आगे, सुनिए। दूसरा मैं कुछ तो पूछिए। चाहूंगी मैंने जवाब दे दिया। सर, मैं अगर आप तो समझदार हैं चाहूंगी तो आपको आप मैंने जैसा जवाब दे दिया, आप अफसर सुन लीजिए। राजनीति में आए। राजनीति बहुत जरूरत है आप जैसे अफसर की राजनीति में आने की। मैं तो चाहूंगी, हालांकि हम अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, लेकिन आप जैसे अफसरों की जरूरत है। मैं तो चाहूंगी कि आप आए, बल्कि हम नहीं, अपना आपके ओपिनियन इस चाहने तरीके से से नहीं मेरे दे चाहने सकते। से भी कुछ नहीं होता। यह डेस्टिनी की बात है, स्थिति और ठीक है, परिस्थिति की बात है। लेकिन मैं इसलिए ठीक बोल है। रहा हूं कि इतने इस तरह के सवाल नहीं, पूछे जाते हैं। ठीक है कोई सर। न्यूज चला देता है ठीक कि है सर। इस्तीफा दे दिए, ठीक है कोई सर। न्यूज चलाता है इस्तीफा देने वाले हैं, कोई इस्तीफा न्यूज चलाता है कि चुनाव लड़ जाएंगे, जी। कोई कहीं से बोलता है कि बिहार के गृह मंत्री बनने वाले हैं। नहीं तो नहीं सर। इतनी बातें चलती रहती हैं। जी। अरे आऊंगा, राजनीति में भी जब आना होगा तो शेर की तरह आऊंगा, और जनता की ताकत है, जनता के प्यार के भरोसे बिल्कुल आऊंगा। सर, बिल्कुल। चोर की तरह क्या आऊं? पिछले दरवाजे से थोड़े आऊंगा। जी। जिस समय आना होगा सेवा के बाद तो बोल करके आऊंगा, चलिए सर, आप जनता की ताकत पर आऊंगा। बिहार की 12 करोड़ जनता की ठीक सेवा है की है, सर। शोषितों की, दलितों की, वंचितों की, अकलियत की, सबके लिए जीवन भर दरवाजा खोल कर रखा है। उनका निर्णय होगा, मैं अकेला निर्णय लेने वाला कौन होता हूं? ठीक है सर। मैंने अपने बारे में कभी कोई अपना निर्णय अकेले नहीं लिया है। ठीक है सर। मैं जनता से जुड़ा रहा हूं, मेरे बारे में जनता निर्णय लेगी, और ठीक है जनता सर। जिस दिन निर्णय लेगी मैं आपको बताऊंगा सर कि बिहार जनता का आदेश आ गया, ठीक है हमको सर। प्यार करने वाली आवाम का आदेश आ गया, मैं उस बिल्कुल आवाम का गुलाम हूं, सर। उसका बिहार आदेश आ में गया, राजनीति में आइए, मैं आ जी सर। जाऊंगा। ठीक है और सर। सबसे पहले स्वाति मैं तुमको फोन करूंगा बिल्कुल कि सर, मैं आ गया। इंतजार रहेगा। सबसे पहले मैं ही आपका इंटरव्यू लेने आऊंगी। तय रही है बात, तय रही जी बात सर। ठीक है सर। सर जी, आ जाते पक्का हैं पक्का सर। आगामी चुनाव पर। आ जाते हैं बिहार में जो आगामी चुनाव है उसमें। सर एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगी कि कोरोना इस वक्त बहुत बड़ी महामारी बन करके सभी के लिए आया है। ऐसे में बस सिर्फ संक्षेप में चाहूंगी एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ तैयारी बिहार किसी में। को डरने किसी की को जरूरत डरने नहीं है स्वाति, जी किसी को डरने की जरूरत नहीं है। भारत का चुनाव आयोग जी सारे तथ्यों को, सारे फैक्ट्स को, स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय ले रहा है। जी क्या हमें एहतियात बरतनी है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कैसे सुरक्षित रूप से मतदान कराना है, ठीक जो है इंस्ट्रक्शन वहां से आएगा उसका हम लोग पालन कराते हुए बिल्कुल सुरक्षित ढंग से हम लोग मतदान कराएंगे, शांतिपूर्ण कराएंगे, निष्पक्ष कराएंगे। बिहार की 12 करोड़ आवाम से हमारा अनुरोध है कि एकदम निर्भीक होकर के जो कोरोना से लिए जाने वाले प्रिकॉशंस हैं, वो प्रिकॉशंस लेते हुए अधिक से अधिक संख्या में अपने अपने मतदान केंद्र पर जाकर के और अपना मतदान करें, अपने पसंद के कैंडिडेट को अपना वोट दें और इस लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करें। जी स्वागत। जी, बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी बिहार हमारे साथ जुड़े हुए थे, बेबाकी से सारे सवालों का जवाब देते हुए, और हमेशा ये जनता के बीच उतरते हैं जब भी जनता को उनकी जरूरत होती है। ना केवल बिहार की बल्कि देश भर की जनता का प्रेम इनके लिए हमेशा रहा है, और शायद इसीलिए इनको बिहार पुलिस का सिंघम भी कहा जाता है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतने ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।